Hello guys, this is ninth chapter of NCERT class 6 science, the living organisms and characteristics and habitats। यानी जो भी जिंदा जीव जंतु हैं उनका क्या लक्षण होता है और वो कहाँ रहते हैं। हैबिटेट हो गया रहने वाला जगह, ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्रिएचर्स। अब जो भी जीव जंतु धरती पे रहता है उस सबको हम लोग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हैव डिफरेंट सराउंडिंग्स और सेम सराउंडिंग। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो सराउंडिंग यानी रहने का जो जगह है या उसके चारों तरफ जो जगह हो सकता है वो अलग अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है एक स्थान पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जीव जंतु रह रहे हों। जैसे पानी में बहुत सारा अलग अलग भी ऑर्गेनिजम्स रहता है, जैसे मछली, मेढक, सांप, ये सब रहता है। और अगर हिरन और मछली का सराउंडिंग देखा जाए तो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हिरन धरती पे रहता है और मछली पानी में रहती है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, यानी रहने वाला जगह, और अनुकूलन यानी उस जगह पे रहने लायक ढल जाना। कोई भी जीव जंतु किसी भी जगह पे ढल जाता है उस जगह के इन्वायरमेंट के अनुसार, उसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। द प्लेसेज वेयर ऑर्गेनिज्म्स लाइव अ ड्वेलिंग प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जो भी जगह जीव जंतु के रहने का है उसको हम लोग उस जीव जंतु का हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट क्या करता है, तो खाना, पानी, हवा, रहने का जगह और जो कुछ भी उसके जीवन का नीड है, ज़रूरत है, उसको पूरा करता है जीव जंतु के। हैबिटेट दो प्रकार का होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ड्वेलिंग प्लेसेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड। एग्जाम्पल में फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उस हैबिटेट को कहते हैं जो कि धरती पे रहने वाला जगह है, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। जैसे में जंगल हो गया, ग्रासलैंड घास का मैदान हो गया, डेजर्ट मरुस्थल हो गया, कोस्टल एरिया जो भी समुद्र के किनारा का जगह है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, माउंटेन रीजन पहाड़ वहाड़ हो गया, ये सब जगह पे जीव जंतु रहते हैं। अब सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट्स, द हैबिटेट्स इन वाटर। एग्जाम्पल में लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स पानी में रहने वाली जगह को कहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है तो वो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया मछली के लिए। अब एग्जाम्पल में लेक, रिवर एंड वाटर है, झील हो गया, नदी हो गया और समुद्र हो गया। अब ये हैबिटेट में दो कंपोनेंट होता है, यानी दो चीज़ से मिलकर ये हैबिटेट बना रहता है। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ हैबिटेट। अब वो रहने वाला जो जगह है उस पे जितना भी जिंदा जीव जंतु है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उस सबको लिविंग कंपोनेंट कहते हैं उस हैबिटेट का। सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स, द नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में रॉक्स, सॉइल्स, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट, ईटीसी इन हैबिटेट। अब उस रहने वाले जगह पे जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव वस्तु है, जैसे में पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज का किरण हो गया, गर्मी हो गया, ये सब चीज़ एबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। नेक्स्ट दिया है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फीचर, जीव जंतु का जो कैरेक्टर लक्षण है वो अलग अलग होता है। जैसे मछली के पास स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, पंख होता है, गिल्स होता है, जिस फीचर के कारण मछली पानी में जिंदा रहती है। और हिरन के पास या जो भी धरती पे जीव जंतु रहते हैं उनके पास ऐसा फीचर होता है जिससे वो धरती पे रह सके। तो हवा से हम लोग डायरेक्ट नाक के थ्रू सांस लेते हैं, हम लोग पानी में तो नाक से सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये सब फीचर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास उसको उस हैबिटेट में रहने लायक बना देता है, ढाल देता है। उसी को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं, यानी अनुकूलन, ढल जाना, उसके अनुकूल हो जाना। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। अब जो अनुकूलन है जीव जंतु का, ये तुरंत तुरंत नहीं होता है, जैसे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं होगा, ये बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद इवॉल्व करता है ऑर्गेनिजम्स, तब एडॉप्ट करता है जाके उस इन्वायरमेंट में, उसके अनुसार ढलता है लंबे समय के बाद, इसलिए शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं होता है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई saline salty वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व्ड इन वाटर। अब समुद्र में एग्जाम्पल में दिया गया है, जो भी प्लांट है या एनिमल है वो साल्टी वाटर यानी खारा पानी से घिरा रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो वो पानी से जब घिरा है तो उसमें ऑक्सीजन कैसे लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी को फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ही यूज करता है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट. It is very hot in daytime and very cold at night in desert. The animals and plants of the desert live on desert soil and breathe air from the surrounding. सेकेंड एग्जाम्पल जो हैबिटेट का दिया गया है डिजर्ट का, यानी मरुस्थल का। अब मरुस्थल पे बहुत ज़्यादा पानी तो होता नहीं है, बहुत कम पानी होता है। अब वहाँ का जो मौसम है दिन में खूब ज़्यादा गर्म रहेगा, रात को एकदम ठंडा हो जाता है। तो वहाँ के जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो लोग हवा से सांस लेता है, डायरेक्ट हवा अवेलेबल है, हम लोग भी हवा से सांस लेते हैं। The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camel have long legs which help to keep their body away from the heat of the sand. And they excrete a small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. अब कैमल यानी ऊँट का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
कि वो कैसे मरुस्थल में सर्वाइव कर लेता है, खुद को ज़िंदा रख लेता है। उसका क्योंकि उसके पास वैसा शरीर है, उसका जो पैर है बहुत लंबा लंबा होता है, जिसके कारण वो उसका जो बालू का गर्मी जो है, मरुस्थल के धरती का गर्मी उसके शरीर तक बहुत कम पहुंच पाता है क्योंकि लंबा पैर है। और उसमें पसीना भी ऊँट को नहीं होता है क्योंकि मरुस्थल पे पानी का कमी रहता है, तो उस अनुसार उसका शरीर ढल गया है कि कम पसीना होगा। और ऊँट जो है बहुत कम यूरिन एक्सक्रिएट करता है, यानी पेशाब बहुत कम करता है क्योंकि उसको पानी को शरीर में अड़ाए रखना रहता है। नेक्स्ट है फिश हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। फिश हैव स्लिपरी scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. और मछली के पास जो होता है स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बीच में मोटा है और दोनों टिप पे जो है उसके बहुत पतला हो जाता है आगे, जिसके कारण वो पानी में ईजिली तैर पाती है। और उसके बॉडी पे जो है चुइयाँ होता है। चुइयाँ मतलब उसका शरीर पर उसका स्किन जो होता है, उसके स्किन के ऊपर स्केल्स, उसी को चुइयाँ जिसे देहात में कहा जाता है। वो मछली को प्रोटेक्ट करता है और उसको ईजिली वाटर में मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्लैट fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. अब उसका जो पंख है, उसके पूँछ का जो पंख है, उसको डायरेक्शन लेने में हेल्प करता है, इधर उधर मुड़ने में या शरीर को पानी में बैलेंस रखने में मदद करता है। उसका गिल्स जो है उसको ऑक्सीजन को छानने में मदद करता है, जो कि पानी से इजीली ऑक्सीजन को छान के शरीर में यूटिलाइज कराता है। द फीदर्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लाइव इनसाइड वाटर एंड द फीदर्स ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। फिश का जो फीदर है, उसका जो भी पंख है, वो उसको हेल्प करता है पानी में सर्वाइव करने में। आप ऊँट के शरीर पे जो भी रुआ है वो उसको हेल्प करता है डेजर्ट पे सर्वाइव करने में। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लक्षण अलग अलग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि उसको वहाँ पे सर्वाइव करना है। व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। अब कोई भी बीज जब स्प्राउट में बदल जाता है यानी अंकुरित हो जाता है तो हम लोग कहते हैं वो अंकुरित हो गया है। अंकुरित बीज जो है वो नए प्लांट का शुरुआत होता है। नेक्स्ट है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी अलग अलग रहने के जगहों का एक यात्रा। जैसे में दिया हुआ है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ ज़मीन पे जो भी हैबिटेट रहने वाला जगह है उसके बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट है डेजर्ट, मरुस्थल के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। अब डेजर्ट पे रहने वाला कुछ एनिमल का एग्जाम्पल दिया गया है जैसे चूहा और सांप। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड। अब मरुस्थल पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो उस बहुत ज़्यादा हार्डकोर गर्मी से बचने के लिए ये चूहा और सांप जो है ये सब क्या कहाँ रहता है, बोरोज मतलब बिल में रहता है, जो भी सैंड के अंदर बालू के अंदर बिल किया रहता है उसमें रहता है सब। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। मरुस्थल पे रहने वाला जो पौधा है अपने शरीर से बहुत कम पानी छोड़ता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। उस पौधा सब में जो पत्ता होता है या तो होता ही नहीं है, पत्ता नहीं होता है, या तो बहुत छोटा होता है पत्ता, या तो कांट के फॉर्म में होता है। अब कांट के फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है उस प्लांट्स को कि शरीर से ज़्यादा पानी ना निकले ट्रांसपीरेशन के थ्रू, क्योंकि पत्ता रहेगा तभी तक ट्रांसपीरेशन होगा, खूब ज़्यादा पानी निकलेगा। पतवा बहुत होबे नहीं करेगा या बहुत छोटा होगा या कांट के फॉर्म में होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा। Photosynthesis in these plants is usually carried out by stems. Stem is also covered with a thick waxy layer which help to retain water in the tissue of cacti. और फोटोसिंथेसिस जो है ये सब प्लांट, मरुस्थल में रहने वाला प्लांट जो है उसमें स्टेम में होता है, तना में होता है, क्योंकि तना में ही ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कैक्टी का एग्जांपल दिया गया है, कैक्टस जो भी मरुस्थल में पाया जाता है उसका सब तना हरा हरा होता है, उसी में ग्रीन पिगमेंट होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। और जो तना है एक वैक्सी लेयर से ढका होता है। वैक्सी मतलब हो गया मोम टाइप का, मोमबत्ती का जो मटेरियल होता है उसी टाइप के मटेरियल से ढका होता है। इसीलिए ढका होता है क्योंकि उसको हेल्प मिलता है, पानी उसके शरीर से नहीं निकले ज़्यादा, क्योंकि पानी अगर निकल जाएगा तो प्लांट जिंदा कहाँ से रहेगा। तो उसको शरीर में वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है वैक्सी लेयर। नेक्स्ट दिया हुआ है माउंटेन रीजन्स। ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव sloping branches. The leaves of some of these trees are needle like. This helps the rain water and snow to slide off easily. अब माउंटेन पहाड़ वहाड़ पे जितना पेड़ रहता है उसका ब्रांच जो है स्लोपिंग के शेप में रहता है। जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो ब्रांच है सबसे बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर वाला छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, एकदम ऊपर जाते जाते टिप पे चला जाता है, एकदम सिला टाइप का हो जाता है ऊपर जाके। तो उस पूरा कोनिकल शेप में रहता है प्लांट का। और उसका लीफ भी जो पत्ता भी होता है पहाड़ पर रहने वाला पेड़ सबका, वो नीडल जैसा होता है, यानी नुकीला नुकीला पतला पतला। इससे उसको जो उस पत्ता पे जो भी पानी बरसात का जमेगा या स्नो का जो भी बर्फ वर्फ जमेगा वो सब ईजिली उस पर से नीचे खसक जाएगा,
क्योंकि अगर पानी उस प्लांट पे अड़ा तो उस पत्ता को ज़्यादा देर तक उसाड़ा सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर प्लांट अपने आप में बना लेता है। एनिमल्स हैव थिक स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैव थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। दिस प्रोटेक्ट्स इट feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. और पहाड़ पे जो भी एनिमल्स भी रहता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ तो बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वहाँ के जो भी जानवर हैं उनका स्किन मोटा होता है, चमड़ा, और बाल सब बहुत बड़ा बड़ा होता है। मोटा मोटा लेयर होता है बाल का शरीर पे। जैसे में जो याक है उसके शरीर पे खूब बड़ा बड़ा बाल रहता है, उसको ठंडा से प्रोटेक्ट करता है, गर्म रखता है शरीर को। स्नो लेपर्ड है, उसका चमड़ा बहुत मोटा होता है और उसके पैर से लेके टो से लेके पूरा शरीर में बड़ा बड़ा बाल फैला रहता है, जिससे उसको ठंडा में प्रोटेक्शन मिलता है। माउंटेन गोट जो है, पहाड़ पे रहने वाला बकरी, उसका जो हूव है, मतलब उसके पैर के नीचे का जो नाखून जो बड़ा हो गया रहता है, सबसे निचला पोर्शन पैर का, वो बहुत मजबूत होता है, जिससे उसको जितना भी रॉकी स्लोप है, स्लोप पे चढ़ने उड़ने में मदद मिलता है पहाड़ पे। नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स, यानी घास का मैदान। ये भी हैबिटेट है किसी जीव जंतु के रहने का। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज. Its light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey animals to eat. The eyes in front of the face allows it to have a correct idea about the location of its prey. अब ग्रासलैंड पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है लायन का, शेर रहता है। अब इसके जो नाखून है, बड़ा बड़ा एकदम नुकीला नाखून सब, वो इसका पैर का उंगली है उसमें छुप भी सकता है, उसमें से निकल भी सकता है। एक लायन का कलर जो है ब्राउन होता है, काहे कैसे कि घास में ब्राउन ब्राउन घास सब में छिपने में इसको मदद मिलता है, छिप छिप के जाता है और एनिमल्स को हंट करता है, दूसरे एनिमल को मारता है, जैसे डियर हो गया, विल्डर बीस्ट हो गया, या बहुत सारा एनिमल जो भी है जंगली भैंसा वगैरह को हंट करने में हेल्प करता है। प्रे उसको कहते हैं जिस एनिमल का हंट किया जा रहा हो, जैसे हिरन हो गया, जंगली भैंसा हो गया, वगैरह वगैरह। और लायन के फ्रंट फेस में इसका आँख होता है, जो कि इसको एक करेक्ट आइडिया लेने में लोकेशन का मदद करता है कि कहाँ पे इसका प्रे है, शिकार इसका कहाँ पे है, उसका करेक्ट अनुमान लगाता है और धीरे धीरे उधर बढ़ के उसका शिकार करता है। और वहीं पे एक डियर है। अ डियर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीविंग हार्ड प्लांट्स एंड स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक्स इट देयर प्रे. Deer has long ears to hear movements of predators. The eyes on the side of its head allows it to look in all directions for danger. The speed of the deer helps them to run away from the predators. अब वहीं पे जो हिरन है उसका दांत बहुत मजबूत होता है, जो कि हेल्प करता है बहुत हार्ड प्लांट के स्टेम को, तना को चबाने में। अब प्रेडेटर्स किसको कहते हैं? उस एनिमल को कहते हैं जो कि दूसरे एनिमल का शिकार करता है, जैसे लायन प्रेडेटर हो गया, टाइगर प्रेडेटर हो गया, ठीक है। और इसके पास, हिरन के पास लंबा लंबा कान भी होता है, जो कि इसको सुनने में कि आहट से ही समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई शिकारी जानवर है जो कि उसका शिकार करने आ रहा है, तो लंबा लंबा कान से वो अनुमान लगा लेता है। उसका आई जो है, आँख जो है बगल में होता है दोनों माथा के, जिससे उसको एक वाइड रेंज मिल जाता है देखने के लिए, चारों तरफ देख लेता है कि हाँ अगल बगल से कोई शिकारी तो नहीं आ रहा है उसको मारने के लिए। उसको हिरन जो है बहुत तेज़ भी दौड़ता है, उसको जानवर से, दूसरे शिकारी जानवर से बचने में मदद करता है। और नेक्स्ट दिया है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी पानी में रहने वाली जगह सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कितना टाइप का जगह है पानी में रहने वाला? तो पहला है ओशियंस, यानी समुद्र। समुद्र में भी जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं। सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव देयर दिस स्ट्रीमलाइंड शेप, दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम. हाउएवर व्हेन दे मूव्स इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स streamlined. These animals have gills to help them to use oxygen dissolved in water. अब समुद्र में रहने वाला कुछ जानवर का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस, ये दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है। इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप तो होता नहीं है शरीर का, जिसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं। इसीलिए पानी के सबसे निचला भाग में रहता है, सबसे गहराई वाला जगह पे ये सब जीव जंतु रहता है, सी बेड पे। वहीं पे शिकार भी करता है अपने खाना पीना के लिए। और जब पानी में ये जब जीव जंतु मूव करता है तब इसके पास स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मूव जब करता है तो अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेता है कि मूव करने में हेल्प मिलेगा। इन एनिमल्स के पास गिल्स भी होता है, जिससे ये पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को यूज कर लेता है इजिली। एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. अब उसी समुद्र में जो है कुछ एनिमल्स का एग्जांपल दिया गया है, जैसे डॉल्फिन हो गया या व्हेल मछली हो गया। उस सब के पास गिल्स तो होता नहीं है, तो सांस कहाँ से लेता है? तो उसके माथा के ऊपर वाले भाग में एक नाक का छिद्र होता है,
ठीक है, जिसको हम लोग ब्लो होल्स कहते हैं। आई उसी के थ्रू सांस लेता है। जब सांस लेना रहता है तो ऊपर आ जाता है पानी के, वहाँ से सांस ले लेता है, खूब ब्लो करता है। जब सांस लेता है तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, खूब हवा छोड़ता है बाहर, फिर हवा खींचता है और वहाँ से लेके लंबा समय तक अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अंदर चला जाता है पानी के अंदर। बहुत लंबा समय तक रह सकता है पानी में बिना सांस लिए। नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी तालाब हो गया या झील हो गया, उसमें जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में देगा। प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब पॉन्ड्स या लेक में जो भी प्लांट पाया जाता है क्योंकि उसमें पानी तो स्थिर रहता है, तो उस प्लांट का जो रूट है, जड़ जो है, नीचे पानी में एकदम जाके टिका हुआ रहता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। अब जो भी पानी में रहने वाला पौधा है उसका जड़ जो है बहुत साइज में छोटा होता है और उसका मेन फंक्शन इतना ही है कि प्लांट को पानी में बस हल्का टिकाए रहें, सपोर्ट दिए रहें, क्योंकि पानी मूव तो कर नहीं रहा है। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow and light. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of the water. और पानी में रहने वाला जो भी प्लांट है उसका स्टेम जो है, तना होता है, बहुत लंबा होता है, हॉलो होता है यानी खाली टाइप का होता है, बहुत हल्का होता है, अंदर पूरा एयर भरा रहता है। ठीक है, और उसका तना जो है वो पानी के सतह से ऊपर तक ग्रो किए रहता है, जिसके कारण उसका पत्ता, उसका फूल, वो सब पनिये पे तैरता हुआ नजर आता है। Next, there are some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the flowing water. In some submerged plant, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. अब दिया है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसा होता है जो कि पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है, यानी पानी के अंदर ही रहता है। तो पानी के अंदर कैसे सर्वाइव करता है, तो उसका पत्ता जो है वो एकदम रिबन की तरह होता है, पतला एकदम, जैसे रिबन होता है पतला, उसी टाइप का होता है, जैसे जिसके कारण उसको हेल्प मिलता है कि कोई भी अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वो रिबन वाला पत्ता जो है वो पानी के फ्लो में ही खुद को ढाल लेगा और उसी अनुसार उस खुद को मैनेज कर लेगा, जिससे वो रिबन टूटेगा नहीं, पत्ता टूटेगा नहीं या प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और कुछ प्लांट में जो पत्ता है वो डिवाइडेड होता है, यानी छोटा पत्ता में वो सब पतवा सब कटा रहता है, जिसके कारण जब भी पानी फ्लो करता है उसके पत्ता से, तब उसके पत्ता को डैमेज नहीं करता है। Next है frogs usually live in ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. मेढक जो है आमतौर पर पोखरा में रहता है, पॉन्ड में, झील में, उसमें मेढक को हम लोग देख सकते हैं, और ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इसके पास बहुत मजबूत पैर होता है मेढक का, पिछला टांग जो होता है बहुत मजबूत होता है, जिससे इसको हेल्प मिलता है कूद के किसी भी प्रे को, जो भी शिकार है इसका, उसको पकड़ने में या एक जगह से दूसरे जगह जाने में। इसका पैर जो होता है सबसे निचला भाग वो झिल्लीदार होता है, जिससे इसको तैरने में मदद मिलता है। तो ये सब कुछ हैबिटेट था और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया था जीव जंतु का कि कैसे उस हैबिटेट में वो जीव जंतु सर्वाइव करता है, खुद को कैसे ढाल लिया है, उसमें रहने के लिए उसको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीव जंतु का लक्षण, यानी जीवित जंतु में क्या क्या लक्षण होता है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जितने भी जीव जंतु हैं सबको खाने का ज़रूरत पड़ता है, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए, या दूसरा कुछ भी जो भी लाइफ प्रोसेस इंगेजमेंट है ज़िंदगी का, उसके लिए हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, या जितने भी जीव जंतु है उस सबको। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से, खाना से मिलता है। सेकेंड में दिया हुआ है ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। जितने भी जीव जंतु हैं उस सब में ग्रोथ भी होता है, यानी शरीर उसका छोटा से बड़ा भी होता है, पहले बच्चा रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो के मैच्योर हो जाता है। थर्ड में है ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, यानी सारे जीव जंतु जो हैं सांस भी लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अब सांस लेने का जो हम लोग प्रक्रिया है उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो भी ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेंगे तो अंदर प्रोसेस होगा, उसमें रिएक्शन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ देंगे। उस सारा प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब जितना भी केंचुआ है वो अपने स्किन से सांस लेता है, उसमें नाक वाक होता नहीं है, उसके स्किन में छेद होता है, उसी के थ्रू सांस लेता है। Exchange of gases in plants mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to air. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plant take place day and night.
पौधा में जो रेस्पिरेशन गैस का एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो लीफ के थ्रू होता है, यानी पौधा पत्ता के थ्रू सांस लेता है। अब पत्ता जो है उसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, टाइनी पोर्स होता है, उसके थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ता है। अब प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन कब छोड़ता है, जब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा हो तो अब छोड़ता है। जब ऑक्सीजन को लेता है तो वो खाना बनाता है, ठीक है, और उस प्रोसेस में वो फिर ऑक्सीजन को ही हवा में छोड़ देता है। और जो हवा में छोड़ता है ऑक्सीजन, वो जितना लिया है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। अब प्लांट में जो है रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, इसलिए प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, क्योंकि दिन भर धूप रहेगा। अब प्लांट दिन भर खाना बनाएगा उसका पत्ता, तो दिन भर रिएक्शन होगा तो उसमें ऑक्सीजन खूब ज़्यादा फॉर्म होगा, तो खूब ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा दिन में। और रात को जो है धूप रहता नहीं है, तो उसमें वो रिएक्शन कहाँ से होगा, खाना कहाँ से बनेगा, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो कुछ उत्तेजना पे अपना प्रक्रिया देते हैं। स्टिमुली का मतलब उत्तेजना हो गया। अब स्टिमुली क्या होता है समझते हैं यहाँ। चेंजेज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अब हम लोग के चारों तरफ जो भी चेंज हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, उस पर हम लोग का जो भी प्रतिक्रिया होता है उसी को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। जैसे आँख पे हम लोग के कोई लाइट बार दें तो आँखवा तुरंत हम लोग बंद कर लेंगे, काहे, कैसे कि एक बदलाव हुआ, एकदम से लाइट नहीं था, एकदम से लाइट का फोकस आ गया। तो ये स्टिमुली का एग्जाम्पल है। स्टिमुलेट हो गए यानी उत्तेजित हो गए, उस लाइट के कारण हमें कुछ ऐसा हुआ कि हम उसका रिस्पॉन्स दे दिए। अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है कॉकरोचेज बिगेन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। अब तेलचट्टा जो होता है, रात को अगर हम लोग अपने किचन का लाइट ऑन कर दें तो हम लोग देखेंगे कॉकरोच सब इधर उधर भागने लगेगा तुरंत, क्योंकि लाइट देखते वो सब समझ जाता है कि अरे दिन हो गया, अब छुपा जाए कहीं चल के, क्योंकि कॉकरोच सब रात को निकल के घूमता है। तो एक उसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि लाइट के जलने से वो प्रतिक्रिया दिया, उसके इन्वायरमेंट में उसके चारों तरफ पहले अंधेरा था, अब क्या हो गया, अब प्रकाश आ गया, लाइट आ गया, तो तुरंत देख के उसको वहाँ से हटा। नेक्स्ट दिया है फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। अब कुछ कुछ पौधा में ऐसा होता है कि उसका फूल सिर्फ रात को खिलता है, और कुछ पौधा में ऐसा होता है कि उसका फूल जैसे ही सूर्यास्त होता है यानी सूरज डूबता है तो उसका फ्लावर सब एकदम बंद हो जाता है, जैसे सूरजमुखी का पौधा है। तो ये स्टिमुली का एग्जाम्पल दे दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेज देम। अब मिमोसा एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, जिसको हम लोग टच मी नॉट के बिना, छुई मुई ऐसा देहात में कहा जाता है उसको, तो उसका पत्ता छूते एकदम सिकुड़ जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रिएशन। अब जितने भी जीव जंतु हैं वो एक्सक्रिएट भी करते हैं। एक्सक्रिएशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट बाई ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज एक्सक्रिएशन। अब जीव जंतु के शरीर में जितना भी गंदगी बनता है उस सब से छुटकारा पाने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रेशंस। अब कुछ कुछ पौधा ऐसा होता है कि अपने शरीर में गंदगी को एक जगह स्टोर कर लेता है, एक कोना पे। अब इस तरीक़ा से स्टोर करेगा कि उसके शरीर को हार्म नहीं करे, उसके चारों तरफ कोई लेयर बिछा देगा जिसके अंदर वो पैक रहेगा। कुछ कुछ प्लांट जो होता है उसके अंदर के गंदगी को सीक्रेट कर देता है, कहीं से रिलीज कर देता है, जैसे गोंद वोंद जो निकलता है ना, वो सब वेस्ट होता है प्लांट का। ह्यूमन जैसे हम लोग हैं या और कोई जीव जंतु है, वो कैसे सीक्रेट करता है, पेशाब या पैखाना के थ्रू अपने शरीर से गंदगी को निकालता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने जीव जंतु हैं धरती पे, वो अपने तरह एक जीव को फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी दोबारा प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दिया हुआ है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। अब जो भी अपने जैसा कोई दूसरा जीव को उत्पन्न करने का प्रक्रिया है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आदमी आदमी के बच्चा को जन्म देता है, कुत्ता कुत्ता के बच्चा को जन्म देता है, प्लांट अपने जैसा प्लांट को जन्म देता है सीड के थ्रू, इसी को प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं खुद के। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। अब दिया हुआ है कि कुछ जानवर ऐसा है कि अंडा के थ्रू अपना जेनरेशन बढ़ाता है, अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। अब कुछ एनिमल्स ऐसा है जो कि डायरेक्ट एक बच्चा ही पैदा कर देता है। नेक्स्ट दिया है मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब ज़्यादातर पौधा जो होता है वो बीज के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करता है, यानी बीज के थ्रू उसका बच्चा होता है, फिर वो प्लांट खुद के जैसा प्लांट पैदा करता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ ए पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट। अब दे रहा है कि कुछ प्लांट्स जो ऐसा है बीज के अलावा भी कुछ अलग पार्ट से खुद को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आलू जो है खुद को स्टेम के थ्रू प्रोड्यूस करता है। जो आलू है वो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है, यानी तना, और तना में जो है बड निकलता है, तो वह बडवा बाद में ग्रो करके एगो दूसरा आलू का प्लांट बन जाता है।
तो बीज के अलावा तना हो गया या और कुछ भी होगा रास्ता जिसके थ्रू प्लांट सब प्रोड्यूस होता है। लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, जितने भी जीव जंतु हैं वो चलते हैं। अब चलते हैं तो प्लांट तो मूव नहीं करता है, तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? दिया हुआ है प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। अब पौधा जो है वो मूव काहे नहीं करता है, हम लोग मूव काहे करते हैं? कैसे कि पौधा का जड़ जो है उसको ज़मीन में टिकाए रखता है और उसको जितना भी शरीर की ज़रूरत का सामान है, खाने पीने का, मिनरल्स का, पानी का, वो ज़मीने से मिल जाता है। हम लोग को खोजना पड़ता है, इसलिए हम लोग में ये बहुत दिन के इवोल्यूशन के बाद टेंडेंसी बन गया कि हम लोग मूव करने लगे। अब दिया है अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया हुआ है जो कि सबसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, क्या होता है कि सारा जितना सजीव जीव जंतु है सब मरता भी है। और पत्थर जो है वो निर्जीव है, तो पत्थर तो दोबारा थोड़े मरेगा, उसमें तो जाने नहीं है, जीवन ही नहीं है उसमें, जिसमें जीवन है वही मरेगा। तो जितने भी जीवित जीव जंतु है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो सब मरते भी हैं। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट देन इज लाइफ, तब जिंदगी क्या है? इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। अभी इतना आसान भी नहीं है हम लोग को आंसर करना इस क्वेश्चन का कि ज़िंदगी तब क्या है, मतलब ज़िंदा रहना तब क्या है, क्या मतलब है, क्यों हम लोग ज़िंदा हैं, इसका वजह क्या है, तो हम लोग काहे ज़िंदा हैं। हम लोग के इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को खुदे नहीं पता हम लोग को ज़िंदा कौन रखा है, कौन हम लोग में जीवन दिया है, ये क्यों ये सब प्रोसेस हुआ है। ठीक है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. जबकि हम लोग चारों तरफ अगर देखें जितना भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हो गया बहुत सारा जीव जंतु जो है, पेड़ पौधा हो गया, आदमी हो गया, वेराइटी जो है बहुत सारा, इस सबको अगर देखें तो कंक्लूड करेंगे कि ज़िंदगी जो है खूबसूरत है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस में नॉट वेरी एक्टिव। अब बीज जो है वो जिंदा रहता है, काहे हम लोग उसको जिंदा कंसीडर करते हैं, वो उसको भी आंसर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस बीज में हमेशा रहता है रेस्पिरेशन का, यानी सांस बीज लेता है, इसलिए बीज जीवित रहता है। जबकि दूसरा लाइफ प्रोसेस अब नहीं होता है बीज में,